हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का। यूनिट फर्स्ट का आज लेक्चर 5 हम लोग करने वाले हैं। इसके पहले हम लोगों ने चंड प्रद्योत तक बात अपनी कर ली थी। साथियों, चंड प्रद्योत की जब मृत्यु होती है उसके उपरांत उसके जो उत्तराधिकारी होते हैं वो साम्राज्य को संभाल पाने में सक्षम नहीं होते हैं। इसी कारण शिशुनाग और नंद जो वंश था, इनके जो सम्राट थे, इनके जो शासक थे, इनकी साम्राज्यवादी नीति का शिकार हो जाते हैं। और इसके बाद मगध के शिशुनाग वंश के पतन के बाद फिर नंद वंश का उदय हमें देखने को मिलता है। तो साथियों, जो मगध के शिशुनाग वंश था, इसका जब पतन होता है तो नंद वंश का राज्य प्रारंभ होता है। और जब नंद वंश की हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहले हमें बात करनी होगी कि नंद वंश का आखिर संस्थापक कौन था। तो नंद वंश का जो संस्थापक हुआ करता था, महापद्मनंद नाम से हम जानते हैं, किंतु पुराणों में जो इनका नाम वर्णित मिलता है वो उग्रसेन नाम हमें मिलता है। साथियों, इनका यानी नंद वंश का जो साम्राज्य था वो दक्षिण में मैसूर के क्षेत्र तक विस्तृत था। और इसके समय यानी नंदों के समय ही मध्य प्रदेश के चेदी और अवंती जनपद जो थे ये मगध साम्राज्य का हिस्सा बन गए थे। यानी कि नंदों का जो समय काल रहा मध्य प्रदेश के संदर्भ में, या महाजनपद काल का जो हम चेदी और अवंती पढ़ रहे थे, इन दो क्षेत्रों के संदर्भ में, तो यही वो टाइम पीरियड है, नंदवंश का समय काल है, जब हमारा अवंती और चेदी मगध साम्राज्य का हिस्सा बना था। और इसके बारे में जो हमें और ज़्यादा जानकारी मिलती है मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्रों से, जैसे विशेष तौर पर बड़वानी से हमें नंद वंश के बारे में हमें जानकारी हुई। और यहाँ से इनकी कुछ मुद्राएं हमें प्राप्त होती हैं और इन्हीं मुद्राओं के आधार पर हम यह आकलन लगाते हैं या इतिहासकार इस बात पर सहमत होते हैं कि मध्य प्रदेश में नंद वंश का शासन रहा है या कुछ क्षेत्रों में नंद वंश यहाँ पर शासन कर रहा था। तो साथियों, ये तो होती है नंदवंश की बात। इसके बाद हम नंदवंश के बाद मौर्यों के आधिपत्य की भी बात करेंगे, जिन्होंने अवंती नामक जो क्षेत्र था उसको बसाया था। तो अब हम आते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही जरूरी है आपके लिए इस वंश को पढ़ना, क्योंकि इससे बहुत सारे प्रश्न आते हैं। आधी जानकारी मैं पीपीटी के बाहर से दूंगा, क्योंकि यहाँ से बहुत कुछ आपको इंपॉर्टेंट मिलने वाला है जिसको आप अपने नोटबुक में नोट डाउन करेंगे। साथियों, मौर्य वंश आता है नंदों के बाद और इसका आधिपत्य मध्य प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में, विशेषतौर पर अवंती का जो क्षेत्र है वहां पर देखने को मिलता है। इन्होंने अवंती को प्रांत बना दिया और इसकी जो राजधानी बनाई थी वो उज्जैनी को बनाई थी, यानी आधुनिक उज्जैन को इन्होंने अपनी राजधानी बनाई थी। किसने? मौर्य वंश ने। और एक बात आपको विशेष तौर पर यहाँ पर बताना आवश्यक है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं, चंद्रगुप्त मौर्य को एक नाम से पुकारा जाता है, ध्यान रखिए, नोट डाउन करिए, अवंती अधिपति कहा जाता है चंद्रगुप्त मौर्य को। यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। साथियों, अगर हम रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख के संदर्भ में बात करें तो यहाँ पर उल्लेखित है गुजरात यानी सौराष्ट्र वाला एरिया। इस क्षेत्र में चंद्रगुप्त मौर्य का जो गवर्नर था, यानी जो नियुक्त गवर्नर था, वो पुष्यगुप्त हुआ करता था। इस बात की जानकारी हमें जूनागढ़ अभिलेख से प्राप्त होती है। तो चंद्रगुप्त मौर्य का जो गुजरात या सौराष्ट्र में प्रांतपति गवर्नर हुआ करता था वो पुष्यगुप्त हुआ करता था। ये बात आपको जाननी होगी। साथियों, चंद्रगुप्त मौर्य के जो साम्राज्य का हिस्सा हुआ करते थे या इसके शासन के जो क्षेत्र हुआ करते थे वो प्रमुख रूप से सौराष्ट्र का क्षेत्र, मध्य प्रदेश में अगर देखें तो मालवा और अवंती वाला जो क्षेत्र है ये इसका हिस्सा हुआ करते थे। किसका? चंद्रगुप्त मौर्य यानी मौर्य साम्राज्य का। साथियों, इनके बाद हम लोग बिंदुसार की चर्चा करेंगे, किंतु एक बात और आप जानते हैं, बहुत ही शानदार प्रश्न आपके लिए छोड़ रहा हूं। मुझे आप कमेंट बॉक्स पर बताइए कि चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोट्स किसके द्वारा कहा गया था। आप ये क्वेश्चन का आंसर ग्रुप में, आप कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं आगे बात करने वाला हूं बिंदुसार के संबंध में। साथियों, जब मौर्य साम्राज्य का उदय होता है और चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार आते हैं, तो बिंदुसार के पुत्र एवं अवंती के जो राज्यपाल के रूप में हम जानते हैं सम्राट अशोक को, इन्होंने उज्जैनी और निमाड़ का क्षेत्र, खरगोन वाला जो क्षेत्र है, वहां पर स्तूपों का निर्माण करवाना शुरू कर दिया था। किसने? अशोक ने। किस समय? जब वह प्रांतपाल या प्रांतपति हुआ करते थे, राज्यपाल हुआ करते थे, उसी समय से। हमें कई बार ऐसी जानकारियां होती हैं कि सम्राट अशोक के द्वारा 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया गया था, उनकी भी जानकारी हम लोग प्राप्त करेंगे। लेकिन कसरावद यानी कि खरगोन का जो क्षेत्र है यहाँ पर, और उज्जैन के क्षेत्र में जिसे वैश्य टेकरी आप लोग कहते हैं, उसके संबंध में और भी बहुत सारी जानकारी हम आपको देंगे वैश्य टेकरी से संबंधित, जो अभी तक आपके लिए मात्र वैश्य टेकरी रहा है। इसका नाम बहुत कुछ आपको मिलेगा अभी जानने के लिए। साथियों,
अशोक का जो विवाह था यानी बिंदुसार के पुत्र का जो विवाह था वो विदिशा में हुआ था श्रीदेवी जी के साथ, और इन्हीं से जो पुत्र हुए वो महेंद्र और संघमित्रा पैदा हुई। यानी अशोक के जो पुत्र महेंद्र और पुत्री हैं वो श्रीदेवी से पैदा हुए थे, जिनका मायका यानी श्रीदेवी का जो मायका है वो मध्य प्रदेश के विदिशा क्षेत्र में है। एक और विशेष बात है, आप जानते हैं कि जो सम्राट अशोक हैं इन्होंने कलिंग विजय के बाद इनका जो मन था, हृदय था, वो द्रवित होता है और इन्होंने अपने आप को बौद्ध धर्म के रूप में या बौद्ध धर्म के अनुयायी के रूप में प्रदर्शित किया, या यूं कहें कि इन्होंने अलग से एक धर्म को स्वीकारा जिसका नाम बौद्ध धर्म था। बौद्ध धर्म को इन्होंने स्वीकार लिया था। किसने? सम्राट अशोक ने। एक बात और आपको जानना होगा, पुराणों में अगर हम अशोक की बात करें तो अशोक वर्धन कहा गया है। ध्यान रखिए, अशोक वर्धन कहा गया है। मस्की और गुर्जर अभिलेख में अशोक का नाम हमें देखने को मिलता है, लेकिन एक बात विशेष तौर पर ध्यान रखिए, जब हम बौद्ध साहित्यों की बात करेंगे या बौद्ध ग्रंथों की बात करेंगे वहां पर अशोक को चंड और क्रोधी शासक के रूप में वर्णन किया गया है। तो चंड और क्रोधी शासक किसे कहा जाता है? सम्राट अशोक के संदर्भ में कहा जाता है। कहां पर? बौद्ध ग्रंथों में। साथियों, आगे जब हम बात करेंगे बिंदुसार के बाद, अभी बहुत कुछ फैक्ट्स मैं आपको बीच बीच में बताऊंगा, किंतु जो महत्वपूर्ण फैक्ट है पहले उन पर हम लोग नजर डालते हैं। सम्राट अशोक की जब हम बात करते हैं तो सम्राट अशोक बहुत ही महान और बहुत ही प्रभावी और बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली ताकतवर शासक के रूप में जाने जाते हैं। इनके बारे में चीनी यात्री फायान ने बौद्ध धर्म के प्रचारार्थ ये बताया कि अशोक के द्वारा यानी सम्राट अशोक के द्वारा 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया गया है, जो अलग अलग स्थानों में स्थित हैं। अलग अलग जगह में ये स्तूप बनाए गए हैं। साथियों, प्रमुख रूप से अगर मध्य प्रदेश की हम बात करें तो सांची का स्तूप आप जानते हैं 1989 में इसको धरोहर स्थल के रूप में शामिल किया गया था। इसके बाद विदिशा का ही एक सुनारी जगह है, दरअसल सुनानी भी कह सकते हैं लेकिन ये सुनारी जगह है, सतधारा, भोजपुर, अंधेर और भरहुत, ये जो मध्य प्रदेश के क्षेत्र हैं यहाँ पर अशोक के द्वारा स्तूपों का निर्माण कराया गया है। किंतु जब हम आगे शुंग वंश पर डिस्कस करेंगे तब हम इसके और डिटेल में जाएंगे कि रेलिंग और वेदिका का निर्माण किसने कराया, तोरण द्वार का निर्माण किसने कराया, इन सब की जानकारी आगे होगी। किंतु अभी जो हम अशोक के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, उनके स्तूपों की बात कर रहे हैं कि इन क्षेत्रों में मध्य प्रदेश के सम्राट अशोक के स्तूप अभी भी विद्यमान हैं, जिनको आज इतिहासकार अलग अलग रूप में वर्णन कर रहे हैं। साथियों, सांची का जो स्तूप है ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। इसके मुख्य तोरण द्वार पर यानी जो मुख्य मेन गेट है, यहाँ पर एक बहुत ऊंचा पत्थर रखा हुआ है। ऐसा माना जाता है कि यह पत्थर चुनार से लाया गया होगा, जो उत्तर प्रदेश में है। यह 42 फुट है और इसके सिंह शीर्ष का एक ब्राह्मी लिपि में एक लेख हमें प्राप्त होता है। इसके बारे में बताया गया कि सम्राट अशोक से संबंधित यह लेख होगा, जो कि ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। तो ध्यान रखिएगा, सिंह शीर्ष का ब्राह्मी लिपि में वो जो लेख है वो कहाँ से प्राप्त होता है? सांची से प्राप्त होता है। सांची के कई नाम हमें मिलते हैं, किंतु परीक्षाओं में जो पूछे गए हैं अभी तक, उनमें से एक नाम आप काकनाद बोट जानते हैं, जिसको गुप्त काल में सांची को बोला जाता था, यानी सांची का जो नाम था गुप्त काल में वो काकनाद बोट हुआ करता था। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे नाम हैं जो कि सांची के संदर्भ में प्रयोग किए जाते हैं। आप जानते हैं कि अशोक के द्वारा 3री शताब्दी ईसा पूर्व में मूल रूप से ईंटों से इसका निर्माण कराया गया था, और यह बहुत बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। सांची के बारे में बहुत बार पूछा जाता है। हम लोग इसके बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे, किंतु कुछ नाम जो आप काकनाद बोट जैसे अन्य नाम है वो लिख सकते हैं, आपको मैं अभी बता देता हूँ। एक नाम लिखिए वेरिसगिरी। वेरिसगिरी के नाम से भी जाना जाता है, वेरिसगिरी। ये वेरिसगिरी है, ये किसका नाम है? सांची का नाम है। चैत्यागिरी और काकड़ाओ और काकड़ाए ये भी नाम आता है। काकनाद बोट गुप्तकालीन है, किंतु महाविहार और बोट श्री पर्वत भी सांची को कहा जाता है। ये बात आपको जाननी होगी, अपने नोटबुक में नोट डाउन करिए, ये सारी इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। साथियों, यहाँ से अशोक का शंग वेद अभिलेख जो कि काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, कहाँ से? काकनाद बोट या सांची से अशोक का शंग वेद अभिलेख हमें प्राप्त होता है। शंग वेद का तात्पर्य ये है कि अगर कोई बौद्ध धर्म के विपरीत या बौद्ध धर्म के खिलाफ कोई कार्य करता है तो ये उन 5 जो ऐसे एक तरह से अपराध हैं जिनको क्षम्य नहीं किया जा सकता,
अक्षम्य अपराध हैं उनमें शामिल किया गया था। किसको? अगर बौद्ध धर्म के खिलाफ कोई कार्य करता है। तो संघ भेद के बारे में यही जानकारी हमें बौद्ध धर्म के विरोध के संदर्भ में मिलती है कि अशोक ने बहुत स्पष्ट शब्दों में बताया था कि बौद्ध संघ में फूट डालने वाले भिक्षुओं तथा भिक्षुणियों, इनको चेतावनी दी गई थी कि अगर कोई संघ को भंग करेगा वह श्वेत वस्त्र पहनाकर अयोग्य स्थान पर निष्कासित कर दिया जाएगा। ये सम्राट अशोक का जो उल्लेख है ये सांची से हमें प्राप्त होता है, सांची के लघु स्तंभ लेख से हमें प्राप्त होता है। साथियों, मध्य प्रदेश का सीहोर जिला काफी मामलों में चर्चा में रहता है, किंतु यहाँ पर अशोक के संदर्भ में भी हम मध्य प्रदेश के सीहोर जिले की बात करेंगे, जिसमें स्पेशली पानगुराड़िया अभिलेख की हम बात करेंगे, जो कि बुधनी के पास है, यानी बुधनी अभिलेख भी कहा जाता है। साथियों, इस अभिलेख के अनुसार, पानगुराड़िया अभिलेख के अनुसार ऐसा बताया गया कि सम्राट अशोक राजकुमार के रूप में सीहोर की गुफाओं में भिक्षुओं से मिले थे। ऐसा इसमें वर्णन मिलता है। किसमें? पानगुराड़िया जो सीहोर जिले के अंतर्गत अभिलेख मिला है उसमें क्या उल्लेख मिला है कि सम्राट अशोक राजकुमार बन के यहाँ की गुफाओं में भिक्षुओं से मुलाकात कर चुके हैं, ऐसी जानकारी यहाँ पर अंकित की गई है। कई बार आप लोग देवनाम प्रियदर्शी ये नाम याद रखिए, ये भी अशोक के संदर्भ में है, किंतु ये प्राकृत भाषा में प्रयोग किए गए नाम है। जो हिंदी या हमारे देवनागरी लिपि में जब हम लिखते हैं तो देवनाम प्रिय कहते हैं, यानी देवों का प्रिय कहते हैं। ठीक है, तो ये प्राकृत भाषा में देवनाम प्रिय और देवनाम प्रिय और प्रियदर्शी जो शब्द यूज होते हैं ये प्राकृत भाषा से लिए गए शब्द हैं। साथियों, अगर हम अशोक के और अन्य अभिलेखों की बात करें तो उनमें कटनी का एक बहुत महत्वपूर्ण अभिलेख आता है जिसे रूपनाथ के नाम से जाना जाता है। पहले जब तक जबलपुर और कटनी विभाजित नहीं थे तो इसका नाम जबलपुर जिले के अंतर्गत लिया जाता था, किंतु वर्तमान में यह कटनी जिले में है, इसलिए कटनी जिले का रूपनाथ अभिलेख हम कह रहे हैं। साथियों, सांची, रायसेन, गुर्जर दतिया, ग्वालियर जिले के पवाया, इन जगहों पर स्तंभ अभिलेख अशोक के द्वारा बनवाए गए हैं। साथ ही साथ मौर्य साम्राज्य के समय मस्की, गुर्जरा, नेटूर, उड़ेगोलम, इन जगहों पर अशोक का नाम अशोक उत्कीर्ण मिल रहा है। तो ये जगहों का नाम आप याद रखिएगा। कौन कौन से अभिलेख हमें अशोक का नाम बताते हैं, यानी किन में अशोक के नाम का स्पष्ट वर्णन देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर हम अन्य और कुछ छोटे बड़े अभिलेखों की बात करेंगे तो सारामारू की गुफा आप जानते हैं, कशरावद में, कारी तलाई में, खरवई में और भैन्यपुरा में, इन क्षेत्रों से भी हमें अशोक के कुछ शिलालेख अभिलेख प्राप्त होते हैं। इसके बाद अगर हम बहुत महत्वपूर्ण बात करें तो मौर्य काल के जो आहत सिक्के हैं वो भी मध्य प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों से प्राप्त होते हैं, और इन्हीं प्रमाणों के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश मौर्य साम्राज्य का हिस्सा रहा है या मौर्य साम्राज्य का शासन का हिस्सा रहा है। कौन? मध्य प्रदेश का अलग अलग क्षेत्र। साथियों, यहाँ पर जब हम बात करते हैं मौर्य काल तक बौद्धों में हीनयान का ही विशेष तौर पर हम प्रचलन देखते हैं, और मूर्तियों का जो प्रादुर्भाव था वो तब तक हुआ नहीं था। इसीलिए अशोक ने सिंह, वृषभ, हस्ती, अश्व और इन चक्रों को उत्कीर्ण करवाया था, क्योंकि आप जानते हैं हीनयान में मूर्तियों का कोई प्रचलन ही नहीं देखने को मिल रहा था, कोई प्रचलन ही नहीं था उस समय। और एक बात और बता दूं आपको, बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जो बिंदुसार हैं उनके और अशोक के भी जो प्रधानमंत्री नियुक्त हुए थे वो राधा गुप्त या राधगुप्त के नाम से जाना जाता है, जो चाणक्य के शिष्य हुआ करते थे। इसके बाद बिंदुसार ने तक्षशिला और अवंती के विद्रोह को दबाने के लिए अशोक को ही भेजा था। तो इसका मतलब सिर्फ अवंती का प्रांतपाल ही नहीं बल्कि बिंदुसार के पूरे साम्राज्य का जो सहयोगी था वो उनका बेटा अशोक हुआ करता था, और अशोक को अलग अलग जगहों में बिंदुसार के द्वारा भेजा जाता था। एक बात और आपको जान लेनी चाहिए बिंदुसार के संबंध में। बिंदुसार के जो नाम हमें मिलते हैं वो विभिन्न नाम मिलते हैं। एक नाम हमें भद्रसार मिलता है, वारिसर मिलता है, अमित्रघात मिलता है, एमिनोचेट्स मिलता है। ये सभी बिंदुसार को कहा जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना होगा, आपको नोट डाउन रखना होगा साथियों। आगे आइए, एक और बात बौद्ध ग्रंथ की जब हम कर रहे हैं तो उज्जैन के संबंध में हमें बौद्ध ग्रंथ में एक नाम उल्लिखित मिलता है, कांचन विहार। कांचन विहार जो है ये ध्यान रखिएगा बौद्ध ग्रंथों में उल्लिखित है, जिसका वर्णन किया गया है कि ये उज्जैन के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। कांचन विहार जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित स्थल है, ये कहाँ स्थित है? ये उज्जैन में स्थित है। ये भी आप ध्यान रखिएगा। सीहोर में है सारो मारो की गुफाएं, वो तो आप लोग जानते ही होंगे, उसमें बहुत ज़्यादा कुछ बताने की बात नहीं है।
लेकिन सारोमारे की गुफा का अर्थ क्या है? सारोमारो की गुफा का अर्थ कोई बता सकता है तो कमेंट बॉक्स पर बताइए, और अगर आप नहीं बता सकते हैं तो सुनिए मैं बता देता हूं। शारिपुत्र और मोगलायन इसका अर्थ होता है। सारूमारू का अर्थ क्या होता है साथियों? शारिपुत्र और मोगलायन इसका अर्थ होता है। ठीक है, अब आगे आते हैं हम लोग कि जो उज्जैन का क्षेत्र है यहाँ पर एक कंकर टेकरी भी स्थित है। कांचन विहार और कंचन टेकरी कहाँ है? उज्जैन में स्थित है। बाकी की जानकारी आपको लगभग होगी जो उज्जैन के संदर्भ में हम आपको बताना चाह रहे हैं। एक बात और, जब हम मौर्य साम्राज्य की बात करते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य की जब हम बात करते हैं, तो यहाँ पर इनकी जो शासन प्रणाली थी वो प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। हालांकि हम लोग जब इंडिया यानी सेकेंड यूनिट पर हम लोग डिस्कस करेंगे, जब मौर्यंस को हम लोग पढ़ेंगे, तो वहाँ पर पूरे भारत के संदर्भ में हम लोग इनकी शासन प्रणाली को पढ़ेंगे, किंतु अभी हम सिर्फ मध्य प्रदेश के संदर्भ में पढ़ रहे हैं, इसलिए थोड़ा बहुत जानकारी आपको होनी चाहिए। बाकी जो मेंस आंसर राइटिंग या डिटेल का जो क्लासेस होगा वो आपको मेंस क्लासेस में मिलेगा। यहाँ पर सीधे आपको मध्य प्रदेश के संदर्भ में जो भी उल्लेख है वो आपको बताया जाएगा। साथियों, मौर्य काल में जो शासन के विभाग हुआ करते थे उनको तीर्थ कहा जाता था। क्या? तीर्थ कहा जाता था। ये भी ध्यान रखिएगा, प्रीलिम्स ओरिएंटेड फैक्ट है, पूछा जा सकता है। इसमें विभाग कितने थे? 18 विभाग बताए जाते हैं। मौर्य साम्राज्य में जो तीर्थ थे वो 18 थे लगभग, यानी ये तीर्थ यानी विभागों को कहा गया है। इतनी बात आपको स्पष्ट होगी। अब हम लोग आगे आएंगे और मगध के उत्कर्ष की बात करेंगे मध्य प्रदेश के संदर्भ में। साथियों, मगध का उत्कर्ष बहुत ही प्रिय प्रश्न होता है लगभग सभी परीक्षाओं में, किंतु हम लोग अभी मध्य प्रदेश के संदर्भ में बात करेंगे, इसके बाद भारत के संदर्भ में आने वाले हम सेशंस में बात करेंगे। मौर्य काल, अशोक के बाद उनके जो शासक होते हैं वो भी मध्य प्रदेश में शासन कर रहे थे, लेकिन कुछ विशेष नहीं किया, इसलिए उनका उल्लेख यहाँ पर नहीं मिलता है। कुणाल की अगर हम बात करें तो यह अशोक का पुत्र था, जो अशोक के शासनकाल के दौरान उज्जैनी का प्रांतपाल नियुक्त किया था, और बौद्ध और जैन ग्रंथों ने इनको अंधा बताया है। ध्यान रखिएगा, किसको अंधा बताया है? तो कुणाल, जो कि सम्राट अशोक का पुत्र हुआ करता था। लेकिन अगर हम इनके पौत्र की बात करें, पुत्र और पौत्र में तो डिफरेंस पता ही होगा। संप्रति की जब हम बात करते हैं, जो कि मौर्य वंशी शासक अशोक का पौत्र हुआ करता था, इसका वर्णन वायु पुराण में देखने को मिलता है। ध्यान रखिएगा, वायु पुराण में किसका वर्णन? संप्रति का वर्णन मिलता है। जो ग्रंथ है बौद्ध और जैन ग्रंथ है उसमें किसका वर्णन मिलता है? कुणाल का वर्णन मिलता है। ध्यान रखेंगे, संप्रति के द्वारा उज्जैन में लगभग 8 वर्षों तक शासन किया गया था, राजधानी उज्जैनी को ही बनाया था। इसके अलावा ये याद रखिए, रचना इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछी जा सकती है। हेमचंद्र जी के द्वारा परिशिष्ट पर्वम जो रचना है उसमें संप्रति का उज्जैनी से अभिन्न संबंध बताया गया है, यानी कि हेमचंद्र रचित परिशिष्ट पर्वम में भी संप्रति की चर्चा की गई है। किस संदर्भ में? उज्जैन के संदर्भ में। यह भी आपको ध्यान रखना होगा साथियों, यह भी इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें इनकी नगर व्यवस्था की या नगर और राज्य व्यवस्था की, किसकी? मौर्य काल की, तो मध्य प्रदेश में जो प्रमुख नगर हुआ करते थे वो थे त्रिपुरी, एरण, महिष्मति, भागिल, विदिशा, उज्जैनी, पद्मावती। ये प्रमुख क्षेत्र मौर्यकालीन थे जो मध्य प्रदेश में व्यावसायिक दृष्टिकोण से ये महत्वपूर्ण हुआ करते थे। साथियों, एक इंपॉर्टेंट बात नोट डाउन रखिएगा कि मौर्यकालीन जो सिंचाई प्रणाली है इसके बारे में हमें जानकारी मिली है कहाँ से? मध्य प्रदेश के विदिशा यानी वेशनगर से खोजने का जो कार्य किया था D.R. भंडारकर जी ने किया था। D.R. भंडारकर जी को मौर्यकालीन सिंचाई प्रणाली के अवशेष मिले हैं। कहाँ से? मध्य प्रदेश के विदिशा वेशनगर क्षेत्र से। आगे आइए, हम स्मारक की बात करेंगे। मध्य प्रदेश में स्मारक की अगर हम बात करें उससे पहले हम आपको कुछ अभिलेख बता देते हैं, उनको आप लिख लीजिए। कारी तलाई का अभिलेख जबलपुर में स्थित है, लिखिए। भियापुर का अभिलेख सीहोर में स्थित है, ये लिखिए। सरवई का अभिलेख रायसेन जिले में है, ये लिखिए। तालपुरा भी सीहोर में है, ये भी आप लिखिए। अब आगे हम लोग बात करने वाले हैं सांची की स्तूप की। सम्राट अशोक ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व में इस स्तूप का निर्माण करवाया था, जो ईंटों से निर्मित था, और 1818 में जनरल टेलर ने खोजा था, यानी बताया था कि यहाँ पर एक स्तूप है। तुमैन का अभिलेख जो है, तुमैन का जो स्तूप है, ये हमें गुना यानी कि अगर दोनों ही जिलों में से आपका नाम चूज करना है तो दोनों में से कोई एक चूज कर सकते हैं। विशेष तौर पर आप गुना का नाम याद रखेंगे। ये जो तुमैन अभिलेख है इसमें
हमें विदिशा और मथुरा को जोड़ने वाले व्यापारिक मार्ग की जानकारी होती है। यानी कि यह अभिलेख हमें यह बता पाने में सक्षम है कि मथुरा और विदिशा का जो व्यापारिक संबंध था वो पुरातन काल से है या मौर्य काल से है। यहाँ पर 3 मौर्यकालीन स्तूप हमें देखने को मिलते हैं। कहाँ? तुमैन में। उज्जैन का बौद्ध महास्तूप, ये इंपॉर्टेंट होता है। सम्राट अशोक के द्वारा अपनी पत्नी के लिए उज्जैन में एक विशाल स्तूप का निर्माण कराया गया था। इसके जो अवशेष हैं वो वैश्य टेकरी, जिसे कानीपुरा भी जाना जाता है, वहां पर अभी भी पाए जाते हैं। यानी कानीपुरा जो टीला है वहां पर इसके जो अवशेष हैं एक विशाल स्तूप के, वो हमें देखने को मिलते हैं। महास्तूप कहाँ है? बौद्ध महास्तूप हर कोई सांची लगाएगा, किंतु उज्जैन में है, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। कसरावत, जिसकी मैं अभी बात कर रहा था, निमाड़ का जो क्षेत्र है, ये खरगोन जिले के अंतर्गत आता है। इतवर्डी टीला बहुत महत्वपूर्ण है। इतवर्डी टीला सीधा एग्जाम में पूछा जा सकता है। कहाँ है? ये खरगोन में है, कसरावत में। इसी टीले के उत्खनन से हमें 11 मौर्यकालीन स्तूप प्राप्त होते हैं। ध्यान रखिएगा, 11 मौर्यकालीन स्तूपों की जानकारी प्रदान करता है इतवर्डी टीला, जो कि कसरावत जिला खरगोन में स्थित है। साथियों, आगे हम देउर कोठार की बात करें जो कि रीवा जिले में स्थित है। यहाँ पर भी मौर्यकालीन स्तूप हमें प्राप्त होते हैं, जो कि इलाहाबाद रोड में हमें मिल जाएगा। पानगुराड़िया का जो स्तूप है ये सीहोर जिले में है। यहाँ पर मौर्यकालीन प्रदक्षिणा पथ युक्त स्तूप प्राप्त होता है। यानी दक्षिण की यात्रा का जो वर्णन है वो यहाँ से पानगुराड़िया से हमें देखने को मिलता है। थोड़ी देर पहले आपने जाना यहाँ भिक्षुओं से मिलने का भी कोई वर्णन राजकुमार के रूप में मिल रहा था। साथियों, मौर्यकालीन अगर हम सिक्कों की बात करेंगे तो विशेष रूप से कुछ चांदी और तांबे के सिक्के थे, ये हमें प्राप्त होते हैं। आहत मुद्राएं जो है मध्य प्रदेश के जो विभिन्न क्षेत्रों से प्राप्त होती हैं, वो कौन से क्षेत्र हैं? उज्जैन, विदिशा, महेश्वर, त्रिपुरी, सांची, बेशनगर और एरण, इन जगहों से हमें मौर्यकालीन सिक्के प्राप्त होते हैं। ध्यान रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण डायनेस्टी हुआ करती थी इंडियन हिस्ट्री में, और एमपी हिस्ट्री में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये किसी भी एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे हम लोग बात करेंगे शुंग वंश की, क्योंकि सेनापति हुए थे। ये तमाम चीज़ें हम लोग आगे जाकर बात करने वाले हैं, लेकिन कुछ बातें हम आपको यहीं से बताना चाहते हैं जो कि मौर्य काल से संबंधित है। इसके बाद हम लोग शुंग वंश की चर्चा करेंगे। आप एक बात और नोट डाउन करिए, जो जीवक है, जीवक ने सेवा की थी। जीवक की सेवा से प्रसन्न होकर चंड प्रद्योत ने क्या किया था? जीवक की सेवा से प्रसन्न होकर चंड प्रद्योत ने क्या किया था? आपको पता नहीं है? चादरों का जो जोड़ा था वो भेंट किया था। चादर होती है, उसका जोड़ा भेंट किया था। किसको? जीवक को। उसको क्या नाम दिया? चादरों के जोड़ा को नाम क्या दिया गया था? शिव्यक दुस्युग्म कहा जाता है। तो ये किसने दिया था? ये चंड प्रद्योत ने दिया था जीवक को, उसकी सेवा से खुश होकर। और एक और बात नोट डाउन करिए, कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है, आप जानते हैं ये बहुत पूछा जाता है, किंतु इसके अंदर की एक बात आपको पता होनी चाहिए कि अर्थशास्त्र में जो विवाह का उल्लेख है, विवाह के प्रकार का उल्लेख है, वो 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख कौटिल्य के अर्थशास्त्र में हमें देखने को मिलता है। और मेगास्थनीज आप जानते हैं इंडिका, तो मेगास्थनीज ने मौर्यकालीन समाज को लगभग 7 जातियों में विभक्त किया था। ये भी ध्यान रखिएगा कि मेगास्थनीज ने मौर्यकालीन समाज को कितने जातियों में विभक्त किया? 7 जातियों में विभक्त किया था, ये भी आप ध्यान रखिएगा। साथियों, अशोक ने लगभग 251 ईसा पूर्व के समतक में बौद्ध संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में करवाया था, मोंगलीपुत्र निश्चय की अध्यक्षता में। और अशोक ने पश्चिमी मालवा में महादेव स्थविर को भेजा था। ये भी आपको नोट डाउन रखना होगा कि पश्चिमी मालवा का जो क्षेत्र था वहां अशोक ने किसे भेजा? तो महादेव स्थविर को भेजा था। और संघमित्रा जो बेटी है, महेंद्र और संघमित्रा जिनकी मैं बात कर रहा था, उनका जन्म उज्जैन में ही हुआ है। ये भी आपको ध्यान रखना होगा। एक और बात आपको जान लेनी चाहिए कि उज्जैन के जो राजा थे दंत कुमार, इन्होंने बुद्ध के जो दांत हैं वो श्रीलंका भेजे, क्योंकि जब बौद्ध धर्म की हम बात कर रहे हैं तो मध्य प्रदेश से संबंधित बुद्ध धर्म या गौतम बुद्ध या बौद्ध धर्म से जो भी प्रश्न बनेंगे वो आपको जानना होगा, वो आपको नोट डाउन करना होगा। तो लिख लीजिएगा कि जो उज्जैनी के राजा दंत कुमार हैं, इन्होंने बुद्ध के दांत श्रीलंका भेजे थे। और एक और बात श्रीलंका से निकल कर आई कि श्रीलंका के जो राजा थे उन्होंने महाबोधि और संघमित्रा को लाने के लिए अरिष्ट को अशोक के पास भेजा था। ये भी आप नोट डाउन रख सकते हैं। उज्जैन कानीपुरा स्तूप के पास एक तुलवती टेकरी भी पाई जाती है, ये भी नोट डाउन करिए। उज्जैन में है एक तुलवती टेकरी जो कि
उज्जैन के वैश्य टेकरी या कानीपुरा के रूप में आप लोग इसको जानते होंगे। और उज्जैन में ही एक और इम्पॉर्टेंट बात नोट डाउन रखिए, चैत्य यात्रोत्सव होता था। यहाँ पर चैत्य यात्रोत्सव की जानकारी हमें मिलती है। चैत्य यात्रोत्सव यानी यात्रा होती थी यहाँ पर चैत्र के संदर्भ में। तो चैत्र यात्रोत्सव का जो संबंध है वो मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले से ही माना जाता है। अब हम लोग आगे आए, जब अंतिम सम्राट बृहदत्त की जब बात होती है तो उसकी हत्या कर मगध सिंहासन प्राप्त कर पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की थी। साथियों, पुष्यमित्र शुंग और अग्निमित्र की हम बात करेंगे दोनों की। तो शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग जो विदिशा के थे, ऐसा माना जाता है कि ब्राह्मण समाज से हैं, ब्राह्मण जाति के हैं। पुष्यमित्र ने जो अंतिम सम्राट हुआ उस बृहदत्त, उसकी हत्या कर मगध सिंहासन प्राप्त किया और इनके पूर्वजों को अशोक पाटलिपुत्र लेकर चले गए थे। पुष्यमित्र ने अपने पुत्र अग्निमित्र को वेशनगर का सूबेदार बनाकर भेजा और इसने वराय के राजा से युद्ध कर अपना राज्य वर्धा नदी तक विस्तारित कर दिया था। तो साथियों, कालिदास ने एक रचना रची थी मालविकाग्निमित्रम, इसके बारे में पूछा जाता है। जो अग्निमित्र है, ये यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि मालविकाग्निमित्र में किसकी बात की गई है, तो मालविका और अग्निमित्र की बात की गई है। यह एक प्रसिद्ध नाटक है जो कि अग्निमित्र इसका एक अभिनय पात्र है यानी कि नायक है। ठीक है, ये इन शुंग वंश से संबंधित है, लेकिन कुछ बातें जो शुंग वंश से संबंधित प्रश्नों के रूप में पूछी जाती हैं वो क्या हैं वो समझ लेते हैं। मौर्य वंश का डाउनफॉल आता है और मध्य प्रदेश का जो क्षेत्र था वहां पर शुंग वंश अपना अधिकार जमा लेता है, किंतु पुष्यमित्र शुंग मौर्य साम्राज्य का केवल बीच वाला हिस्सा यानी कुछ क्षेत्र मध्यवर्ती भाग ही प्राप्त किया था, क्योंकि उसी समय दक्षिण का जो क्षेत्र था वहां पर अलग अलग जो राजनीतिक गतिविधियां थी वो होना शुरू हुई। जैसे सातवाहन वंश की बात करें, कलिंग में चेदी वंश के प्राभुत्य की बात करें, इन सब वजह से पुष्यमित्र ने कलिंग के जैन शासक खारवेल को हराया और अपने राज्य की जो सीमाएं थी उसका विस्तार करना प्रारंभ किया। विंध्य प्रदेश में भरहुत के शिलालेखों में शुंग का उल्लेख मिलता है। भरहुत जो सतना की हम बात कर रहे हैं, इसी बात का यह प्रमाण प्रदान करता है कि शुंग वंश के साम्राज्य का हिस्सा यह क्षेत्र रहा है और इस क्षेत्र पर भी शुंगों ने शासन किया होगा। इस बात की जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है, तो ये जानकारी हमें भरहुत यानी सतना के स्तूप से प्राप्त होती है। साथियों, हम लोग जब बात कर रहे थे पुष्यमित्र शुंग की, तो इनके द्वारा कुछ और कार्य किए गए हैं जिनके बारे में हम बात करते हैं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको नोट डाउन करनी चाहिए वो कर लीजिए कि पुष्यमित्र ने खारवेल शासक को हराया था, कलिंग विजय कर और सीमा विस्तार किया था। इसके बाद जो शुंग के वंशज थे वो अवंती महाजनपद से संबंधित हुआ करते थे, ये भी आपको नोट डाउन करना होगा। इसके बाद आप 8वें शासक जिस भागवत के नाम से या भागभद्र के नाम से जानते हैं, काशीपुत्र भागभद्र के नाम से जानते हैं, इन्हीं के शासन काल में ग्रीक राजा एंटियालकिड्स का जो राजदूत है हेलियोडोरस वो विदिशा आया हुआ था। ये जानकारी भी आपको होनी चाहिए। यहाँ पर विष्णु जी को समर्पित गरुड़ स्तंभ विष्णु जी को समर्पित बनाया और इसे खाम बाबा के नाम से जाना जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। इसके अलावा विंध्य क्षेत्र के सतना के पास उचेहरा के भरत स्तूप का पुनर्निर्माण भी शुंग काल में कराया गया था, इसकी भी जानकारी हमें प्राप्त होती है। इसके साथ ही अशोक के द्वारा जो निर्माण कराए गए सांची की स्तूप थे, इनकी 4 दीवारी और प्रवेश द्वार शुंग काल में निर्मित है, यानी शुंग के समय इसका निर्माण कराया था। रेलिंग का भी निर्माण कराया गया था। शुंग वंश का जो अंतिम शासक बताया जाता है वो देवभूति बताया जाता है। अब हम लोग देवभूति के बाद कण्व वंश की बात करेंगे, क्योंकि शुंग शासक देवभूति के ही मंत्री कण्व जो वासुदेव थे, उन्होंने उसका अंत कर और एक नए वंश कण्व वंश की स्थापना की थी, जो अवंती महाजनपद के समय गर्द भिल्ल वंश का भी शासन बताता है। तो इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे, अगले सेशन में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, अगले सेशन में हम लोग और डिस्कस करेंगे आने वाले और भी वंश के बारे में। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।